इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 है उसका रिवीजन करेंगे। सो लेक्चर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस वाले वीडियो में हम उसका रिवीजन करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। जो लेक्चर 11 था उस लेक्चर में हम लोगों ने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिजिकल प्रॉपर्टीज था, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका कुछ हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था स्टेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जनरली ट्रांस जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिस फॉर्म से, क्योंकि सिस फॉर्म में स्टेरिक रिपल्सन होता है एटम या ग्रुप के बीच में। पर हमने उसका एक्सेप्शन भी देखा था कि हो सकता है कि सिस भी ज़्यादा स्टेबल ट्रांस से। तो ये था पहला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, वो है डाइपोल मोमेंट। सो हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट जो म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू होता है q इंटू डी। q इज चार्ज और d इज द डिस्टेंस, ये आपको पता है। ध्यान से सुनिए, जो बेसिकली डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, यूनिट उसको बोलते हैं डी बाय, यूनिट को बोलते हैं डी बाय। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डी बाय। और जो नेट डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ1 μ2 कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, जो म्यू है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, और आपको पता है कि जब आप थीटा बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता है, इसलिए म्यू का वैल्यू डिक्रीज करेगा। सो थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा, और जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है वो भी डिक्रीज करेगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन की, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का। अच्छा, जो डाइपोल मोमेंट म्यू होता है ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करता है, दूसरा ये शेप पे डिपेंड करता है। अच्छा, सिंस डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखेंगे, कुछ ऐसे एटम देखेंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू देखेंगे। जैसे कार्बन का आपको पता है 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक sp3, एक sp2 और एक sp। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो वैल्यू आता है वो होता है 2.5। अगर sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आता है 2.75, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आता है 3.25। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, जो कार्बन सल्फर आयोडीन है, तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आता है, वो आता है 2.5 के बराबर। तो देखिए sp3 का भी 2.5 है। फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम आता है, वो आता है 3 के बराबर। फिर फ्लोरीन का आता है 4, और फिर जो ऑक्सीजन आता है वो उसका आता है 3.5, और जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है इसका सेम होता है 2.1। तो ये आप याद रखिएगा, है ना, इस वैल्यू को याद रखिएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम कुछ मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे, उसमें कंपेयर करने की कोशिश करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू का वैल्यू होता है q इंटू डी, यूनिट होता है डी बाय, डायरेक्शन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। म्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और शेप पे डिनोट करता है। म्यू को ऐसे लिखते हैं रूट अंडर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ1 μ2 कॉस थीटा। अच्छा, थीटा इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा डिक्रीज करता है, म्यू डिक्रीज करता है। कुछ हम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज की बात करते हैं। sp3 का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होता है। अगर sp है हाइब्रिडाइजेशन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है।
सिमिलरली कार्बन सल्फर आयोडीन का सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि बराबर होता है 2.5 के, और नाइट्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है जो कि 3 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, और फॉस्फोरस हाइड्रोजन का 2.1 होता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से, इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में आपके पास बोला है 2 ब्यूटीन, तो पहले 2 ब्यूटीन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर हम चेक करेंगे कि जो बेसिकली म्यू का जो डायरेक्शन है वो हम चेक करेंगे। तो म्यू का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही जाते हैं। यहाँ देखिए ये जो कार्बन है 1 2 3 यानी कि sp2 कार्बन है, तो और ये कार्बन है sp3 कार्बन। तो आपको पता है कि sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है sp2 से, तो डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएंगे, तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब देखिए दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो ये सिस है यानी कि मिथाइल मिथाइल सेम साइड में, तो सिस है, और जो डायपोल मोमेंट सिस का है इट इज नॉन जीरो। फिर आप ट्रांस देखिए, ट्रांस में वापस से हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव म्यू का डायरेक्शन बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो कैंसिल करेंगे, और जो बेसिकली ट्रांस का नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो आएगा। ठीक है, पर आप इसको देखिए, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सिस का जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा है ट्रांस से। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है वो दोनों अलग अलग हैं, तो इसको ट्रांस बुलाएंगे। तो ट्रांस में आप डायपोल मोमेंट देखिए, तो इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएंगे, और इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएंगे। तो इसका देखिए ट्रांस का कुछ डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये याद रखना है। जैसे एम्स में एक क्वेश्चन आया था, उसको देखिए। जैसे एम्स में एक क्वेश्चन आया कि 1 क्लोरोप्रोपेन में सिस और ट्रांस बनाइए और फिर डायपोल मोमेंट कंपेयर करिए। तो देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन ऐसे बनेगा, तो पहले हम क्या किए, हाइड्रोजन को सेम साइड रखे तो सिस आया। फिर डायपोल मोमेंट का आप डायरेक्शन ड्रॉ करिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन का मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3। फिर यहाँ से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए दोनों अपोजिट तो हैं, पर दोनों अलग अलग एटम में हमने बेसिकली डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को शो किया है, पर अपोजिट है, पर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इतू सा, पर होगा तो सही। इसमें देखिए आप, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्रॉ किए, वापस से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में था तो ऐड होंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था तो दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे। तो देखिए इसका म्यू भी नॉन जीरो है, इसका म्यू भी नॉन जीरो है, पर इसका म्यू जो नेट म्यू होगा वो ज़्यादा होगा इससे, इसीलिए ट्रांस, ये ट्रांस है। क्यों ट्रांस है? क्योंकि हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा सिस से। तो ये आया था एम्स में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, आपको बेंजीन रिंग पे 2 क्लोरीन लगा के दे दिया। इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे, फिर मेटा फिर पैरा पे। तो ध्यान से देखिए, इस क्लोरीन के बीच में थीटा 60 डिग्री है, इस क्लोरीन के बीच में थीटा 120 डिग्री है, और इस क्लोरीन के बीच में जो थीटा है वो 180 डिग्री है। और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आप थीटा बढ़ाइएगा कॉस थीटा डिक्रीज करेगा और डायपोल मोमेंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो जिसका थीटा कम उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, इसका थीटा कम तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, फिर इसका डायपोल मोमेंट। तो आप ये याद रखिएगा। तो म्यूमन इसका ज़्यादा, फिर इसका, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन 4 मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसके पास डायपोल मोमेंट है, सीधी सी बात है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है इस मॉलिक्यूल पे वो इनफाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक देखिए हमने ऐसे शो किया है कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे शो किया है, ध्यान से देखिए, एक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे शो किया है। तो ऐसे इनफाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन होंगे, पर हमने 2 कॉन्फ़िगरेशन बनाया। फिर हम ऑक्सीजन पे लोन पेयर डिनोट करेंगे, लोन पेयर डिनोट किया हमने। अब देखिए ये है ऑक्सीजन, ये है लोन पेयर। तो इस लोन पेयर और ऑक्सीजन में जो हम
जो बेसिकली आपका म्यू है, म्यू बोले तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो हम एटम से लोन पेयर की तरफ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लोन पेयर दिखे, एटम दिखे, तो डायरेक्शन जो हम डाइपोल मोमेंट का लेंगे वो एटम टू लोन पेयर ले जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्शन कुछ ऐसा आया, वापस से एटम से हम लोन पेयर ले जाएंगे तो यहाँ डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा दिखा। तो देखिए यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे। सिमिलरली आप इसमें देखिए एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर, तो देखिए ये दोनों अपोजिट हो गए तो म्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। पर ये दो कॉन्फर्मेशन हमने बनाया है, पर ऐसे इन्फानाइट कॉन्फर्मेशन बनेंगे, और अगर इन्फानाइट कॉन्फर्मेशन बन रहे हैं तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो नॉन जीरो होगा। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। तो याद रखिएगा इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तो यानी इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। सिमिलरली आप इसमें देखिए, इसका भी सेम केस हो जाएगा, एस पे भी दो लोन पेयर होंगे, तो सिमिलरली केस हो जाएगा कि इसका भी म्यू नेट कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। तो एक तो ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा। फिर आप इसको देखिए, जब आप इसको देखिएगा तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्शन कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। सिमिलरली ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डायरेक्शन कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये दोनों देखिए अपोजिट है तो म्यू नेट जीरो हो जाएगा। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। फिर इसमें देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो आप इसको लीनियर ऐसे ड्रॉ करिए, ऐसे ड्रॉ करिए। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा वो, ये दोनों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है पोलैरिटी के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी मतलब कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर नेचर रखता है, कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर नेचर रखता है, उसी को तो पोलैरिटी कहते हैं। तो पोलैरिटी, किसी भी मॉलिक्यूल का पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है कि नहीं, डाइपोल मोमेंट है कि नहीं। तो पोलैरिटी किसी भी मॉलिक्यूल का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, यानी कि म्यू। तो किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो उसका पोलैरिटी बढ़ेगा। तो ये एक नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, तो ध्यान से सुनिए क्या होता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में कुछ ऐसा बोलते हैं हम कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या बोलते हैं? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिजॉल्व है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके पास दिया है, तो अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, हाई डाइपोल मोमेंट है, तो हाई डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब समझते हैं आप कि उस मॉलिक्यूल का पोलैरिटी ज़्यादा होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल होगा तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, राइट। और पोलर सॉल्वेंट का कुछ एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, जैसे पोलर सॉल्वेंट में H2O आ जाएगा, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ROH एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये दोनों एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर में पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होंगे। सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्या है? नॉन पोलर, नॉन पोलर है, यानी कि आप बोल सकते हैं नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अब ध्यान से सुनिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया C6H6, जैसे कि CCl4 हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों नॉन पोलर हैं। जैसे CS2 हो गया, ये भी नॉन पोलर है। जैसे नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात है।
नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी कि नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है बॉइलिंग पॉइंट का। अच्छा ध्यान से सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? किसी भी कोई कंपाउंड अगर जीआई शो कर रहा है या कोई और भी कंपाउंड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है वो देखिए। बॉइलिंग पॉइंट पहली बात पे डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल में कितना पोलैरिटी है, यानी कि कितना डाइपोल मोमेंट है। किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिमिलर सी बहुत आसान सा बात है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट जो है उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है, यानी किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया जो है बेसिकली अगर ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि उस मॉलिक्यूल में जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक तो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। दूसरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। किसी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और अगर मान लीजिए दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो फिर हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे ब्रांचिंग से। तो इफ़ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। हम इस सब केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बॉइलिंग पॉइंट इंटर मॉलिक्यूलर हाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए, C5H12। C5H12 का पहले हमने क्या बनाया, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाया। तो पहले 5 कार्बन जमा दिए, फिर 4 कार्बन जमा करके ब्रांचिंग, फिर ब्रांचिंग। देखिए जब स्ट्रेट चेन था तो सरफेस एरिया इतना ज़्यादा था, फिर जैसे ही ब्रांचिंग हुआ मॉलिक्यूल में सरफेस एरिया कम होना स्टार्ट हुआ, फिर और ब्रांचिंग हुआ सरफेस एरिया कम होना स्टार्ट हुआ। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रेट चेन में, वो ज़्यादा होगा। फिर यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, फिर यहाँ बहुत कम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा है, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था वो कम हो गया। और हम पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, पहले तो आप नाम सुनिए इस मॉलिक्यूल का, CH2OH, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल भी बुलाते हैं। फिर ये देखिए इस मॉलिक्यूल को हम बुलाते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी बुलाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और अभी हम पढ़ के आए कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट का, कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को पहचानते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता था। आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता था। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल उसमें कितना पैकिंग एफिशिएंसी है। अगर कोई मॉलिक्यूल में पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है, तो उस मॉलिक्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूट एटम है उसको सेपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे भी यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में वॉइड ज़्यादा है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल में वॉइड ज़्यादा, ये वॉइड है, तो वॉइड ज़्यादा होने से क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज करेगा।
तो ये भी याद रखिएगा कि अगर वॉइड बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। वॉइड का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में वैकेंट स्पेस बढ़ रहा है। वैकेंट स्पेस बढ़ने का मतलब पहले मॉलिक्यूल ऐसा था, देखिए इसमें वॉइड ज़्यादा है। अगर मॉलिक्यूल टाइटली पैक है तो इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब मॉलिक्यूल लूजली पैक है, उसमें वॉइड्स है, उसमें गैप्स हैं, वैकेंसी है, तो हम कम ही मेल्टिंग पॉइंट दे करके मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं। तो वॉइड ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। जैसे आप इसको देखिए, ये सिस है, ये ट्रांस है, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है। सिस में देखिए वॉइड बन रहा है, अगर वॉइड बन रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, यानी कि सिस में मोर वॉइड है, लेस पैकिंग एफिशिएंसी होगा, लेस मेल्टिंग पॉइंट होगा। ट्रांस में देखिए कम वॉइड है, लेस वॉइड है, तो मोर पैकिंग एफिशिएंसी है, मोर मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। पहले तो मॉलिक्यूल का नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन। तो आप ध्यान से देखिए, पैराजाइलिन कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है सीधा सीधा, बहुत सारे इसमें ऐसे मॉलिक्यूल आकर के फिट हो सकते हैं, तो यहाँ वॉइड कम है, वॉइड कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए मेटाजाइलिन में यहाँ पे वॉइड बन रहे हैं, वॉइड बन रहा है तो वॉइड ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसलिए पैराजाइलिन और मेटाजाइलिन में पैराजाइलिन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, दो मॉलिक्यूल आपके पास है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल है, एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है। आपको बताना है किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हुआ। तो देखिए सिस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं कि सिस फॉर्म में जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा सिस फॉर्म में? हाँ बिल्कुल सही बात, आपने बहुत सही सोचा। फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है सिस फॉर्म का ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सिस फॉर्म का ज़्यादा होगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म का ज़्यादा होगा, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करने का आपके पास कुछ फॉर्मूला होता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई, जिसको हम TNGI भी बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, अगर आपको पहले तो ढूंढना पड़ेगा, आपको अगर एग्जाम्पल दे गया, आपको जो एग्जाम्पल देगा पहले आप ढूंढिएगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल पहचानने का तरीका है कि कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नाम लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अगर पहचानना है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है तो हम इसका IUPAC नंबरिंग करेंगे। तो देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्यों नंबरिंग इधर से करेंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते। तो देखिए आप इस मॉलिक्यूल में एक ही तरफ से नंबर कर सकते हैं, दोनों तरफ से नंबर नहीं कर सकते, तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। तो अगर IUPAC नंबरिंग अलग अलग आता है दोनों तरफ से करने पे तो वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। अगर दोनों तरफ से IUPAC नंबरिंग करने पर सेम नंबर आता है तो उसको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बुलाते हैं। एक बार अगर आपने पहचान लिया कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, तो फिर हम चेक करेंगे कि उसमें कितने GI, कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम GI शो करते हैं। ठीक है, जैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए ये भी डबल बॉन्ड GI शो करेगा, ये भी डबल बॉन्ड GI शो करेगा। तब हम यहाँ पे N का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल निकला, चेक करना आपको आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है 2 to the power n। आया समझ में? 2 to the power n फॉर्मूला कब लगाइएगा? जब आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। अच्छा ठीक है साहब, n क्या है? बिल्कुल सही, कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम GI में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है n। जैसे इस केस में यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है और 2 डबल बॉन्ड GI में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो n का वैल्यू 2 हो गया। फिर आप देखिए अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से नंबर करने पर, IUPAC नंबर करने पर सेम आता है, तो उसको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर आपके पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ GI होगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। अच्छा साहब, n का तो आपको पता चल गया कि कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम GI में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साहब ये p क्या है? हाँ तो p सुन लीजिए क्या है।
n तो पता चल गया आपको। हाँ देखिए, अगर n का वैल्यू ऑड आया आपको, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू इवन है, लेकिन अगर n का वैल्यू ऑड आया तो p कैलकुलेट करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया। लेकिन अगर n का वैल्यू इवन है, जैसे इस केस में इवन आ रहा था, तो p का वैल्यू होगा n/2। तो यहाँ पे हम डालेंगे, आ जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन देखिए, आपको मॉलिक्यूल दिया, आप नंबरिंग किए तो आप पाए कि एक ही तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग नहीं कर सकते। तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का 2n। डन। अच्छा, n ढूंढिए। n ढूंढिएगा तो आपको दिखेगा कि ये दोनों डबल बॉन्ड GI शो कर रहे हैं, तो n का वैल्यू 2 आ गया। तो n का वैल्यू 2 डाल देंगे, 2⁴, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 4 आएगा। अच्छा देखिए, 2 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो 2 और 4 पे है, तो ई बन सकता है, जेड बन सकता है, ई और जेड बन सकता है, जेड और ई बन सकता है। तो टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। अगर आपको बोल दिया, ऐसे लिख के दे दिया और आपसे पूछे मॉलिक्यूल का नाम लिखो, तो आप देखिए 2 और 4 पे, 2 और 4 पे, 2 और 4 पे, ये देखिए ये हाई प्रायोरिटी है और ये हाई प्रायोरिटी है, दोनों अपोजिट है, तो ये ई हो गया। और ये हाई प्रायोरिटी सेम साइड में, तो ये जेड हो गया। तो 2 पे ई है, 4 पे जेड है, तो हम इसको लिखेंगे 2E4Z। 7 कार्बन है तो सेप्टा, 2 और 4 पे एल्कीन है तो 2,4 डाइन, ऐसे नाम लिखेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास अगर आप नंबरिंग करिएगा तो दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आएगा, 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। पहले आप GI पहचानिए कि कुछ कितने टोटल रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम GI शो कर रहे हैं, तो n का वैल्यू आ गया 2। सिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होगा 2n-1 प्लस 2p-1। अच्छा, यहाँ n का वैल्यू रख देंगे। p निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर n इवन आता है तो p का वैल्यू होता है n/2, और अगर n ऑड आता है तो p का वैल्यू आता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये भी याद रखिएगा। तो हमने p निकाला, फॉर्मूला में रखा, आंसर आ गया। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जब आप नंबरिंग करिएगा तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ये डबल बॉन्ड GI में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड तो कर ही नहीं सकता, तो एक ही GI में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो n का वैल्यू 1 हो गया। अनसिमेट्रिकल केस में फॉर्मूला लगाते हैं ये, तो n का वैल्यू डाला, आंसर आ गया। फिर इस केस में देखिए, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अब आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम पहचानिए जो GI शो करेगा, तो एक ये हो गया, ये नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ HH है, सेम हो गया। पर आप देखिए साइक्लो एल्केन में 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे 2 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप, तो एक ये n का वैल्यू 2 हो गया, 2⁴ रखिए, 4 आंसर आएगा। जैसे इस केस में देखिए, पहले तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, TnGI क्या लिखेंगे, 2n। अब n पहचानिए, ये नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या ये डबल बॉन्ड करेगा, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, हाँ 8 कार्बन है तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड करेगा, तो एक ये करेगा, और यहाँ देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी करेगा, तो 1 2, और ये भी करेगा मॉलिक्यूल, तो 3 है, तो n का वैल्यू 3 आ गया। क्वेश्चन में रखेंगे तो सिमिलरली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है कि डू नॉट यूज फॉर्मूला इफ मोर देन 2 sp3 एटम ऑफ रिंग हैव डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच टू इट, दैट इज फॉर साइक्लिक सिस्टम काउंट GI मैन्युअली। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक साइक्लिक सिस्टम है, यहाँ पे तीनों sp3 यानी कि मोर देन 2 sp3 एटम पे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है, तब आप इस केस में फॉर्मूला मत अप्लाई करिए, तब आप मैन्युअली क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज फॉर्मूला इफ मोर देन 2 sp3 एटम ऑफ रिंग हैव डिफरेंट ग्रुप या एटम टू इट, फॉर साइक्लिक सिस्टम काउंट GI मैन्युअली। जैसे ये आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ देखिए 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तीनों पे अलग अलग ग्रुप है, तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। कैसे, पहले तो आप तीनों क्लोरीन को वेज पे लिख दीजिए, तीनों क्लोरीन को आप वेज पे लिखिए और तीनों क्लोरीन को आप डैश पे लिखिए, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, तो यहाँ से एक आ जाएगा,
ठीक है। फिर आप क्या करिए, एक क्लोरीन को डैश पे रखिए, दो क्लोरीन को बेस पे रखिए और इसी को उल्टा कर दीजिए, दो क्लोरीन को डैश पे, एक क्लोरीन को बेस पे, तो ये भी आइडेंटिकल है, तो यहाँ से एक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ जीआई बनेंगे 2। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसमें देखिए, इसमें तीनों sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन है, तो आप क्या करिए, तीनों को पहले वेज पे बना दीजिए, तीनों पे डैश पे बना दीजिए, वो नहीं बना रहे, तो यहाँ हमने सिर्फ वेज बनाया, तो इसको एक कैलकुलेट करेंगे। फिर आप क्लोरीन को वेज पे लिख लीजिए, इस दोनों को क्लोरीन को डैश पे और इस दोनों को वेज पे लिख दीजिए। इसी का उल्टा कर सकते हैं, तो उसको नहीं बना रहे हैं तो यहाँ से एक लिखेंगे। सिमिलरली इस दोनों को डैश पे डालिए, फ्लोरीन को वेज पे डालिए, तो यहाँ से एक बनेगा, तो टोटल 3 बनेंगे इस केस में। अब एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम कुछ क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से बनाएंगे, कुछ याद रखने वाला, उसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा। तो हम देखने जा रहे हैं समरी। समरी क्या है, मान लीजिए आपका सभी ग्रुप सेम है, ए और ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, सभी ग्रुप सेम है, तो टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 बनेगा। अगर 2 ग्रुप सेम है, एक ग्रुप अलग हो गया, तो टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। और अगर तीनों ग्रुप डिफरेंट हो गया तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। तो एक ये सिस्टम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दे दे और सभी ग्रुप सेम कर दे, तो इसमें याद रखिएगा 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। 5 कार्बन का रिंग हो, पांचों पर सेम वैलेंसी हो, तब भी यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। और 6 कार्बन का हो साइकिल और सब में ग्रुप सेम हो, तो यहाँ 8 बनेंगे, ये याद रखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ये है गामेक्सेन, यानी कि साइक्लोहेक्सेन पे 6 क्लोरीन लगा है, इसको बोलते हैं गामा हेक्सेन। तो इससे पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा, तो आंसर याद रखिएगा 8। तो दैट इज खत्म लेक्चर।